अनमोल कृति आज लोकार्पण हुआ है। आदरणीय डॉक्टर अनीता शर्मा जी की किताब का। अनीता शर्मा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है और जो कीर्तन इतिहास, लोक जीवन एवं संस्कृति, इस पे उन्होंने लिखा है और इस पे चर्चा करने के लिए मैं निवेदन करूंगा दिनेश शर्मा जी से कि वे मंच पे आए। दिनेश जी कोर्चेरा कॉलेज में सहायक आचार्य हैं और बहुत उम्दा लेखक एवं कवि हैं। दिनेश जी, आपका मंच पे स्वागत। धन्यवाद आदरणीय दक्ष जी, सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सभी विद्वान, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आज 4 पुस्तकों के विमोचन पर उनके लेखकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे डॉक्टर अनीता शर्मा जी की पुस्तक कीर्तन इतिहास, लोक जीवन और संस्कृति को पढ़ने का अवसर मिला, अपने आप को जानने का एक मौका मिला और अपने उद्गार मैं आप सबसे साझा कर रहा हूँ। लेखिका डॉक्टर अनीता शर्मा जी सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व है। व्यवसाय से शिक्षिका है, आजकल प्रिंसिपल है, प्रशासक की भूमिका निभा रहे हैं। साहित्य, संगीत, नाटक इनकी विशेष रुचि के केंद्र है। रेडियो, दूरदर्शन और शिमला के साहित्यिक आयोजनों में आप सक्रिय हैं। आपके व्यक्तित्व का आपके लेखन पर गहरा प्रभाव है, ये मैं इस पुस्तक में देखता हूँ। यह आपकी शोध पुस्तक है, अभी प्रकाशन से प्रकाशित है और प्रकाशक जगदीश हरनोट जी भी आज हमारे बीच में उपस्थित है। आपको भी हार्दिक बधाई। 2022 का संस्करण है, 352 पृष्ठों का बृहद ग्रंथ है, 7 अध्यायों में विभक्त है। पहली पुस्तक है आपकी ये, और इसके अलावा भावो रश्मियाँ साझा कविता संग्रह है, उसमें आप प्रकाशित हो चुके हैं। एक बहुत अच्छी, बहुत सुंदर पुस्तक जो है आपने हम सबको भेंट की है, पाठकों को। ये जो पुस्तक है इसका क्लेवर बहुत अच्छा है, आवरण बहुत अच्छा है। ये पुस्तक तारा माँ के चित्र से शुरू होती है और जुर्गा का जो राजमहल है, राजघराना है, उसमें समाप्त होती है। पहाड़ों में, पहाड़ों की जो संस्कृति है, क्योंकि संस्कृति की बात हो रही है, तो पहाड़ों की संस्कृति देव और राज के बीच में ही फली फूली है और ये आवरण इसी बात को व्यक्त कर रहा है। आज का जो समय है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तनों का समय है। दुनिया बदल रही है, हर रोज़ बदल रही है। ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो खास तौर पर छोटे समाजों और संस्कृतियों के लिए बड़ा घातक है। बोलियां विलुप्त हो रही है, संस्कृतियां विस्मृत हो रही है। लोग जो है डोमिनेंट जो कल्चर है वर्ल्ड के, उनके आवेश में आए हुए हैं। इस किताब के माध्यम से डॉक्टर अनीता शर्मा खुद को जानने का प्रयास करते हैं और शिक्षा भी यहीं से शुरू होती है। हमारी शिक्षा पद्धति की ये बहुत बड़ी कमी है कि हम स्वयं को नहीं जानते, स्वयं की संस्कृति को नहीं जानते। हमने मुगलों की वंशावलियाँ पढ़ ली, हमने गुप्त काल पढ़ लिया, मौर्य काल पढ़ लिया, हमने जार भी पढ़ लिए, लुई भी पढ़ लिए, लेकिन अपनी वंशावलियों को हम नहीं जानते हैं, अपने समाज और संस्कृति को हम नहीं जानते हैं। अभी जो इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल चल रहे हैं, उनका सीधा प्रभाव हमारी जो लोक संस्कृति है उस पर पड़ा है।
हिंदी भी दूसरे नंबर पर चली गई है, और बोलियां तो हमारी आने वाली जो हमारी पीढ़ियां है उनको आएगी ही नहीं। ऐसे समय में ऐसी पुस्तकों का महत्व बढ़ जाता है, हमारी जिम्मेवारी समाज के प्रति बढ़ जाती है, और इस जिम्मेवारी को डॉक्टर अनीता शर्मा निभाए हैं, इनके लिए मैं बधाई देता हूँ। ये जो पुस्तक है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये 7 अध्यायों में विभक्त है। पहला जो भाग है वो है इतिहास और समाज। ये एक तरह की इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, और इस इतिहास को बहुत अच्छी तरह से आपने सहेजा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस क्षेत्र में, जिस जगह में अभी हम खड़े हैं, ये क्योंथल ही था। जब हिमाचल 1948 में बना था तो उसकी जो राजधानी थी वो भी क्योंथल में ही थी। महासू जो 4 जिले जो हिमाचल के थे, महासू उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है जिला था। लेकिन शिमला में रहने वाले लोग शायद क्योंथल के बारे में आज नहीं जानते हैं। 18 ठकुराइयों से मिलकर जो है क्योंथल बना है, और इनका जो केंद्र था वो झुमका था। इसी क्षेत्र के बारे में मैडम ने जो है उसकी संस्कृति का बखान अपनी पुस्तक में किया है। हालांकि मैडम का जो डाटा है थोड़ा पुराना भी है, इसमें 1991 का जो जनसंख्या का आंकड़ा इसमें है, और ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को मैं मानता हूँ क्योंकि संस्कृति का अध्ययन जितना जल्दी किया जाए, उसको जितना जल्दी सहेजा जाए, वो संस्कृति के हित में है। क्योंकि जितने हम लेट हो जाते हैं उतने ज़्यादा हम संस्कृति को मिसमेट कर देते हैं। दूसरा जो अध्याय है वो लोक, या पूरी की पूरी जो पुस्तक है वो लोक साहित्य और संस्कृति पर है। इसमें लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक कथाएं और गाथाएं, सुभाषित मुख्य तौर पर दर्ज की गई है। प्रत्येक अध्याय को जो है बहुत गहनता से जो है लिखा गया है। इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर जो भी विषय है, जैसे लोकगीत है तो उसका विभाजन किया गया है। संस्कार गीत है, ऋतु गीत है, श्रम गीत है, घटना प्रधान गीत है। लोक नृत्य की बात करें तो गुजरा है, नाटी है, देव नृत्य है। लोक नाट्य है तो करयाला है, ठोला है। लोक कथाएं और गाथाएं जो है, जो कि आज की जनरेशन जानती नहीं है, मदना है, उर्दू है, या जो है पौराणिक जो प्रभाव हमारे समाज पर रहा है, भर्तृ की कथा है या राम की कथा है, उस सभी को इसमें समेटा गया है। इसके अलावा यहाँ का भोजन, पहरावा, परंपराएं, संस्कार, विश्वास, देव संस्कृति, पर्व, त्योहार, मेले, विभिन्न जातियाँ, व्यवसाय, विवाह, परिवार, सबको जो इस पुस्तक में समेटा गया है। क्योंकि सारी बातों को इसमें समेटा गया है तो किताब थोड़ी बड़ी भी बन गई है। जब किताब बड़ी बन जाती है तो उसकी रोचकता थोड़ी सी कम भी हो जाती है, क्योंकि नई जनरेशन तो पढ़ने के मूड में है ही नहीं है। संस्कृति पढ़ने की कम हुई है, खासतौर पर इंटरनेट के युग में। लेकिन क्योंकि मैम ने ये जो अध्ययन है मैम का, ये विशद अध्ययन है, सारी चीज़ों को उसमें समेटा गया है, तो इसका ये आकार बनना ही था। इसके बड़े होने से कुछ समस्याएं भी रही है। जैसे ये जो, क्योंकि शोध पुस्तक है तो शोध की एक मेथोडोलॉजी होती है, तो मेथोडोलॉजी में ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव स्टडी हुई है, विवरणात्मक है, विश्लेषणात्मक ये नहीं है, एक्सप्लोरेटिव ये नहीं है। मतलब हम अब ही तक इस पुस्तक के बारे में के माध्यम से चीज़ों को दर्ज ही कर पाए। मतलब हम सिर्फ क्या का अध्ययन कर पाए हैं, क्यों है का अध्ययन हम नहीं कर पाए हैं। और इसके अलावा जो है ये जो अध्ययन है ये प्राथमिक अध्ययन है, फर्स्ट प्राइमरी स्टडी है, ये अनुभव भी है, इसमें एम्पिरिकल स्टडी भी है, क्योंकि उसी संस्कृति से मैम संबंध रखते हैं। और दूसरा मैंने फील्ड सर्वे भी किया है, क्योंकि ये छोटा क्षेत्र नहीं है, महासू एक बड़ा क्षेत्र है, उसमें थोड़ी सी विविधताएं दिया जाती है। मैम अपनी किताब में लिखते हैं कि रामपुर और सिरमौर को जोड़ने का काम जो है क्योंथल करता था, तो रामपुर और जो क्योंथल की जो संस्कृति है उसका प्रभाव भी इस किताब में देखने को मिलता है, और मैदानी जो संस्कृति है उसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। पौराणिक जो प्रभाव है, जो सनातन जो हमारी संस्कृति है, उसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बहुत सारी चीज़ों को समेटते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती है, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं हो पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देव समाज क्योंकि पहाड़ की संस्कृति में महत्वपूर्ण, कोई भी मेला, कोई भी त्यौहार, कोई भी संस्कार देवताओं के बिना
जो है संपूर्ण नहीं होता है, तो उसकी डिटेल्ड विवेचना नहीं हो पाई है। इसी तरीके से जातियों की जो है डिटेल्ड विवेचना इसमें नहीं हो पाई है। तो ये क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रंथ पहले से ही बन गया था, तो ये भविष्य के लिए मैम के पास एक और काम बचा हुआ है। अच्छी शोध की जो किताब होती है वो आगे के शोध के लिए रास्ते खोलती है, वो बताती है कि इसके बाद अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि शोध कभी खत्म नहीं होता है। रिसर्च मीन्स सर्चिंग अगेन एंड अगेन। तो ये एक बहुत बड़ा विषय मैम के पास है, तो हम ये समझेंगे कि आगे भी आप इसमें काम करते रहेंगे। इस पुस्तक की भाषा बहुत सरल है, सहज है, आडंबरहीन है, इसमें कोई व्यंजना नहीं है, कोई काव्यात्मकता नहीं है, क्योंकि कवित्री भी है मैम, लेकिन उसका प्रभाव इस किताब में नहीं है। शोध की पुस्तक जो है बिल्कुल सीधी होनी ही चाहिए ताकि उसको आम पाठक पढ़ पाए। तो इस तरीके से आपने जो है एक बहुत अच्छी पुस्तक जो है की भाषा जो है आपने लिखी है। संस्कृत साहित्य और सनातन धर्म का बहुत प्रभाव इस किताब में है। मैं उनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था, तो समाजशास्त्र में भी जो है पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन समाजशास्त्र का प्रभाव मुझे इसमें नहीं दिखा है। ना तो प्रकार्यवाद है, ना इसमें मार्क्सवाद है, ना इंटरेक्शनिस्ट है। तो केवल जो है जो संस्कृत और संस्कृत निष्ठ है और संस्कृत साहित्य का प्रभाव मुझे इसमें दिखाई देता है। बहुत बड़ा ग्रंथ बना है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो किताब है, क्योंकि ये संस्कृति को सहेज रही है, ये लाइब्रेरीज में जाएगी, पाठकों के पास जाएगी, इसका डिजिटल फॉर्म में भी ये जाएगी, ताकि इसको जो है हम भविष्य के लिए सहेज सके, नई पीढ़ियों तक पहुँचा सके। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से हूँ, तो जो मैं अपनी दादी से बातें सुनता था वो आज के समय में मुझे सुनने को नहीं मिलती है। तो ऐसी बातों का ही संग्रह इन किताबों में किया गया है। तो आपकी क्योंकि आप कवित्री भी है और कविताएं भी लिखती है, तो आपकी कविता की पुस्तक का भी हमें इंतजार है। लेकिन मैं ये अनुरोध करता हूँ कि जो शोध का एक बहुत बड़ा काम आपने शुरू किया है, इसको आप जो है निरंतर कायम रखेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जगदीश बाली जी जो प्राध्यापक है, हिंदी और इंग्लिश के दोनों के कवि हैं और उर्दू पे भी बहुत जबरदस्त पकड़ रखते हैं। आदरणीय जगदीश बाली जी, आपका मंच पर आसीन महनीय आदरणीय मकबूल साहित्यकार साहब हैं, साथ में जो परिचय के मोहताज नहीं कौशिक सर हैं। और जब मैं डॉक्टर उषा बादे जी को देखता हूँ तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो आपको नज़र कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों को के महत्व को जो हमें प्रदान करती है उसके महत्व को भूल जाया करती है सबको धुन शिकार की किसको ये ध्यान है सबको धुन शिकार की किसको ये ध्यान है, वो शाख खोखली है कि जिस पर मचान है। एक बार चूम लूँ ये दरो दीवार तो चलूँ, एक बार चूम लूँ ये दरो दीवार तो चलूँ, जैसा भी है ये मेरा पुराना मकान है। तो आप सभी महनीय लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। और जाहिर तौर से श्री हरनौट जी हिमालय मंच को जिस तरह से ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनके लिए तो यही कहा जा सकता है, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं लेकिन बड़े लोग बड़े रहते हैं। अब बात केवथलकी की मित्र कवि मित्र दिनेश जी ने सब कुछ कह डाला, और मित्र जब आपने सब कुछ कह डाला तो मेरे लिए शायद बचा कुछ नहीं है। फिर भी प्रयास कर रहा हूँ मैं कहने का, क्योंकि सभा में साहित्य के बहुत सारे महताब हैं, आफताब हैं, कुछ सितारे हैं, और आपके बीच में जब मैं कुछ कह रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक जुगनू कुछ कहने का प्रयास कर रहा है।
केवथल, जैसा कि दिनेश जी ने कहा, बहुत सुंदर आवरण लिए हुए एक पुस्तक है और ये इंसानी फितरत है कि जब वो किसी सुंदर चीज़ को देखता है तो उसकी ओर अनायास जो आकर्षित हो उठता है। तो वैसा ही आवरण पृष्ठ इस पुस्तक का है। सुंदर आवरण पृष्ठ है, माँ तारा का मंदिर है और पिछला जो आवरण पृष्ठ है उसके ऊपर जुनगा के जो राजा हुए उनका महल है और आवरण पृष्ठ का जो भीतरी भाग है वहाँ पर भी एक पुराना महल दिया गया है, जिस बात का द्योतक है कि डॉक्टर अनीता शर्मा ने इस पुस्तक में लोक संस्कृति को सहेजने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। और जब किसी की पहली पुस्तक छपकर आती है तो उसकी जो अनुभूति होती है उसको मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूँ। वो खुशी की अनुभूति ठीक वैसी होती है जैसे आर्किमिडीज ने जब अपना सिद्धांत खोजा था तो वो नहाते नहाते ही बाहर निकल आया तो उसने कहा था पा लिया पा लिया। या यूं कह लूँ कि छोटे बच्चों को जब आप सुंदर सा एक गुब्बारा देते हैं उसकी जो वाव फीलिंग होती है वही फीलिंग एक लेखक के मन में आती है जब उसके शब्द मोती कागजों पे आते हैं और जब लोग उन मोतियों को पढ़ते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और अन्य लेखकों को भी अपनी पुस्तक के प्रकाशन पर बहुत बहुत बधाई। जाहिर तौर से हमने बहुत सफ़र तय किया है। हम क्या थे, आज हम क्या हो गए, हम कहाँ से चले थे और हमें जाना कहाँ है। इस सफ़र में हमने बहुत प्रगति की, बहुत विकास किया, लेकिन इसके मायने ये नहीं होते कि हम उन कश्तियों को भूल जाएं जिन कश्तियों पर सवार होकर हम यहाँ पर पहुँचे। लोक संस्कृति को सहेजना, उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना हर एक पीढ़ी का फर्ज बनता है। अगर हम ऐसा नहीं करते एक साहित्यकार के रूप में तो मैं कहूँगा कि हम अपने अस्तित्व को नकारने का अन्याय कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को ये चीज़ें ना देकर भी हम एक तरह का अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि साहित्य का उद्देश्य केवल अपनी विचारों को व्यक्त करना ही नहीं होता, बल्कि साहित्य का उद्देश्य होता है कि आप समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं, कुछ उपयोगी आप कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप उस बादल की तरह है जो गरजता तो है लेकिन बरसता नहीं है, और ऐसे बादलों की गर्जनों का कोई औचित्य नहीं है। तो डॉक्टर अनीता ने बेहतरीन ये पुस्तक हमारे सामने रखी है, क्योंकि हम जड़ों को कभी नहीं भूल सकते। अगर पौधा जड़ को भूल जाए तो पौधे का अस्तित्व रहना नामुमकिन है। एक बहुत कठिन कार्य होता है लोक साहित्य को सहेजना, क्योंकि आपको लोक साहित्य कहीं पे तरतीब में नहीं मिलता है। या आपको श्रुति से मिलेगा या कहीं आपको छोटे छोटे कुछ लिखे हुए रुकों में मिलेगा, लोकगीतों में मिलेगा और इसी तरह के रीति रिवाजों में मिलेगा। वहीं से ही आपको सहेजना होता है एक लोक साहित्य, और इसे एक पुस्तक का रूप देना और भी एक महंगी कार्य होता है, कठिन कार्य होता है। आपने अपनी पुस्तक को विभिन्न चैप्टर्स में बांटकर पाठन को आसान किया है, और आपकी पुस्तक के जो पेजेस हैं दे आर रियली ब्यूटीफुल, और पेजेस के साथ साथ जो टाइप है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, और पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि इस पुस्तक को क्यों ना और पढ़ा जाए। हालांकि जैसा दिनेश जी ने कहा काफ़ी मोटी ये पुस्तक हो गई है, तो चलो वो थोड़ा सा वो बात ज़रूर रहती है पाठकों के मन में कि ये मोटी पुस्तक है, तो वो थोड़ा सा डर जाता है और थोड़ा सहम जाता है और ज़्यादा ध्यान पुस्तक की ओर फिर नहीं देता है। केवथल का इतिहास को आपने संजोया है, जिसमें आपने वहाँ का जो सामाजिक ढांचा रहा है उसके ऊपर आपने रोशनी ही नहीं डाली है, बल्कि बेहतरीन ढंग से आपने इसको प्रस्तुत किया है। लोकगीतों के माध्यम से, लोक नृत्य के माध्यम से, विवाह गीत आपने प्रस्तुत किए हैं, त्योहारों की आपने विवेचना की है, और इसमें लोक जो सुभाषित है उसका भी जिक्र है। और जैसे हम कहते हैं बजरंगियाँ वगैरह, ये अहम हिस्सा है हमारे रहन सहन का अहम हिस्सा रहा है। हालांकि अब ऐसा नहीं है, लेकिन
आपने इन चीज़ों को सहेजने का प्रयास किया है। कई बार आपने इसमें कुछ ऐसे गीत डाले, मुझे अपना बचपन भी याद आता है जब खेला करते थे, क्या समंदर गोपी चंद्र बोल बोल मछली कितना पानी, तो हम कहा करते थे इतना इतना। तो इस तरह की बातें भी आपने इस पुस्तक में सहेजी है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा, क्योंकि बाकी सारी बातें मित्र दिनेश जी ने कर डाली है, आपको यही कहूँगा, आपका बहुत ही महनीय प्रयास है। और क्या आपने इसमें डाला है, दिनेश जी ने कहा कि क्या आपने इसमें डाला है, लेकिन अभी आपको ये देखना है क्यों है, और ये आपके लिए फिर आगे के लिए कार्य शेष बचा है। तो अंत में मैं आपको एक बार पुनः बधाई देता हूँ कि आपने ये पुस्तक प्रकाशित की। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर कोई केवथन के बारे में जानना चाहता है, विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य सभी लेखकों को भी उनके पुस्तक प्रकाशित पर बहुत बहुत बधाई, और मैं दुआ करता हूँ कि आप भविष्य में भी अपने लेखन कार्य को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। निवेदन करूँगा, मैडम कृपया आप मंच में और अपनी पुस्तक के बारे में कुछ विचार। लक्ष्मी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश भारती जी, शंकर जी, कौशिक जी और मेरी गुरु डॉक्टर उषा बंदे, आप आज के इस अवसर पर आपका आशीर्वाद मिलना एक गौरव की बात है। हिमालय साहित्य और पर्यावरण मंच के अध्यक्ष श्री हरनोट जी एक ऐसी कड़ी है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के प्रबुद्ध जनों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। आज का ये आयोजन आपके प्रयास से ही संभव हो पाया है। अनुज तुल्य दिनेश शर्मा जी, जगदीश बाले जी, आपकी इच्छा थी आप मेरी पुस्तक पर समीक्षा करें, और आपने बहुत ही सुंदर जो है वो समीक्षा यहाँ पर आकर की है। मेरी इस पुस्तक का एक ही उद्देश्य था कि जन्मभूमि का कोई कर्ज अदा किया जाए, और इस पुस्तक की मैं बात करूँगी। मैंने ये पुस्तक विद्वानों के लिए नहीं, आम जन के लिए लिखी है कि मेरी ये पुस्तक अगर क्योंथल के घर घर तक जाए, ये हमारा सौभाग्य समझो या दुर्भाग्य कि हम लोग अंग्रेज़ों के टाइम से ही हमारा क्षेत्र जो है वो बाह्य संस्कृति से प्रभावित रहा है। अंग्रेज़ों ने हमारे जो क्षेत्र था इसको ही अपना जो है वो केंद्र बनाया था। और मैं ये कहूँ कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसे हम एक ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ हमारी है। मैदानों की संस्कृति, पहाड़ों की संस्कृति, सब ने चारों ओर से केंद्र क्षेत्र को प्रभावित किया है और नुकसान भी पहुंचाया है कि राजधानी के निकट होने के कारण जो है हमारी जो सभ्यता है, वो संस्कृति है, वो सबसे ज़्यादा आहत हुई है। फिर भी उसको लोग आज भी सहेजे हैं। लेकिन जिस तरह से आजकल जो है, दिनेश शर्मा जी ने भी बात की थी कि ये जो अंग्रेज़ी सभ्यता और अंग्रेज़ी शिक्षा निरंतर हम पर हावी होती जा रही है, एक समय आएगा कि बच्चे जो है वो भूल जाएंगे कि हमें किसी कोई आयोजन हमें करना है, लेकिन हम उसे कैसे करें। जब ये प्रश्न उनके सामने आएगा तो मेरे ख्याल से मेरी पुस्तक जो है, अगर मैंने कोई भी इसमें त्योहार लिया है या मेला लिया है या विवाह का उत्सव लिया है, उसमें मैंने एक एक क्षण को समेटने की कोशिश की है। तो मेरी पुस्तक उनके लिए एक मार्गदर्शक या गाइड का काम उस समय करेगी कि ऐसे भी त्योहारों को जो है हमारे क्षेत्र के लोग जो है वो मनाया करते हैं। दूसरी बात है इसमें कि इसका जो आकार है वो बड़ा हो गया। अभी जगदीश हरनोट जी बैठे हैं कि पुस्तक बहुत बड़ी जा रही थी और वो चीज़ें जो समीक्षकों को खली है कि इसमें कमी रह गई है, उसका ये कारण था कि अगर उस सबको मैं इसमें समेट लेती तो ये तो कुछ और ही पुस्तक बन जाती। और अभी तो हाथ में लोग उठा रहे हैं, फिर शायद कोई लोग हाथ भी ना लगाते हैं, तो ऐसा भी होता है। क्योंकि मैं पाठक रही हूँ और मुझे मेरा शौक रहा है कि मैं बड़ी
बड़ी बड़ी किताबों को सबसे पहले उठाती थी पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में, कि जो बहुत बड़ी किताब है उसको लाना, उसको इशू करना, घर जब तक उसे पढ़ना है तब तक उसे वापस नहीं देना, चाहे बार बार वहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़े कि मैं उसे पढ़ नहीं पाई हूँ। तो मैंने देखा कि मैंने ज़्यादा लोगों को उस तरह का शौक नहीं देखा जो मुझे था कि बड़ी पुस्तकों को पढ़ा जाए। बहुत सा जो पोइटिक पोर्शन है, गीत हैं, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, हमने उसको कट कर दिया, कम करना पड़ा। दुख हो रहा था कि इसे लिया जाए, और मैं कहती हूँ कि एक पुस्तक का और मटेरियल मेरे पास है, अगर मैं उसको निकालना चाहूँ या कभी समय लगा तो ये भी एक कारण रहा है कि ये पुस्तक का आकार बड़ा चला गया, और जो चीज़ें जितना सा मैंने इसमें लिया है, जो चीज़ें इसमें होनी चाहिए थी उसे मैं इसे छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि जिस तरह से मैंने इसका टाइटल लिया था, जिस तरह के अध्यायों में मैंने इसे विभक्त किया था, अगर मैं उसे वो चल जाए तो कहते हैं ना कि पुस्तक की जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं मर जाती है, कि लोगों को वो सब पढ़ने को नहीं मिलता जो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। तो ये मेरा जितना भी ये मटेरियल क्षेत्रीय भ्रमण से मैंने इसे लिया है, क्योंकि मुझे तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक इस चीज़ की मैं खुद मोहर न लगाऊं कि हाँ ये चीज़ें सच में हमारे परिवेश में होती है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। और बहुत सी चीज़ें जो है मैंने इस परिवेश को जिया है, तो उस चीज़ ने भी मुझे जो है वो काफ़ी हेल्प की है कि मैंने कहीं से इसे ज़बरदस्ती एक आवरण ओढ़ने की मैंने इसमें कोशिश नहीं की है। और रही एक चीज़ मैं और कहूँगी कि अगर मैं अन्य विषयों को भी इसमें समेटने की कोशिश करती, समीक्षात्मक या मैं क्या हो रहा है, कैसे होता है, मैं ले सकी, क्यों होता है, अगर मैं वो क्यों पे जाती तो फिर वो फिर से आकार बड़ा हो रहा था। इसलिए सिर्फ उसको की नोट्स जिसे हम कहते हैं कि पहले कम से कम अपने क्यूंथल परिवेश से इसे जो है वो लोगों को अवगत कराया जाए कि हमारी संस्कृति, शिमला के आसपास का जो मैंने लिखा है कि शिमला के रिज मैदान पर खड़े होकर अगर आप चारों ओर दृष्टि डालें तो विहंगम दृश्य क्यूंथल क्षेत्र का ही हमें नजर आता है। तो हमारी संस्कृति में बहुत ज़्यादा इससे पीड़ित भी हुई हूँ कि हमारी संस्कृति पे चारों ओर से बहुत से प्रहार हुए हैं, तो उसे जिंदा में रखना चाहती थी कि बहुत से डिजिटल प्रोग्राम चले, अभी ऑनलाइन भी चले। तो मैंने कहा संगीता को कि अरे संगीता, क्यूंथली भी एक भाषा है, क्यूंथल भी एक क्षेत्र है, ये रियासत हुआ करती थी, ठीक है, तो इसकी कोई बात नहीं करता है, ये लोअर महासू में हम इसे लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम मैंने तो नाम ही पहली बार सुना, और ऐसे मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी मैं क्यूंथल के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को बताऊंगी। तो उसने बहुत अच्छा मेरा एक प्रोग्राम रखा पहाड़ी भाषा में। फर्स्ट टाइम जो मैं कहूँगी कि पहली बार किसी ने क्यूंथली भाषा में जो है वो ऑनलाइन बात की होगी। मैंने किसी को नहीं सुना कि मेरी भाषा में भी कोई, पहाड़ी भाषा में कोई बोल रहा हो। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन एक बात मैं आज के मुख्य अतिथि जी के बारे में बोलूँगी कि बहुत से लोग बहुत देर से उमेश भारती जी को जानने लगे, लेकिन मैं तब से जानती हूँ जब हिमाचल प्रदेश में 1990 में ज्ञान विज्ञान समिति ने काम करना शुरू किया था, और राकेश कंवर जी जो अभी सचिव भी रहे हैं, और मैं बात करूँगी कुलदीप तनवर जी की, कि बहुत अच्छे लोग जो हैं उस कार्यक्रम में, सर को पता नहीं मेरी याद है या नहीं, लेकिन मैं उस टाइम जो है वो कॉलेज स्टूडेंट थी या शायद MA फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रही थी। तो हमने ज्ञान विज्ञान समिति में उस टाइम जो है वो बहुत काम किया, अपने सराउंडिंग के क्षेत्र को देखें। तो भारती जी को मैं बहुत जानती हूँ, और जब इन्हें जो है सम्मान मिला तो मुझे वैसे ही US क्लब के पास मिले, तो मैं बड़ा चाहती थी कि सर को मैं सर को कहाँ मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि ये भी हमारे साथ जुड़े थे ज्ञान विज्ञान समिति में। तो मैं रास्ते में चलते हुए, सर आपको याद होगा, मैंने US क्लब के पास रास्ते में चलते चलते आपको बधाई देती थी। तो आप किसी शख्सियत का आज के इस कार्यक्रम में होना हम सब के लिए गौरव की बात है कि हर व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है वो कुछ ऐसा विशिष्ट करे कि कहीं ना कहीं जो है वो पहुंचे उस कार्य को करते हुए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और भी मेरे साथियों की जो है वो पुस्तकें जिनकी जो है वो आज अनावरण हुआ है, तो आपकी पुस्तकें सभी लोग पढ़ें, और जो आपके विचार हैं वो आम जन तक पहुँचे, तो मैं यही चाहती हूँ। और एक बात अंतिम मैं कहूँगी हरनोट जी के लिए कि हरनोट जी, आपने अपनी जो ये संस्था बनाई थी, इसका नाम आपने रख दिया हिमालय से शुरू कर दिया, हिमालय नाम रख दिया। हिमालय एक ऐसा प्रहरी है कि वो कब जो है वो अपना काम बंद कर सकता है, वो कब पहरा देना बंद करता है। उसने जो बीड़ा उठाया है पूरे राष्ट्र के संरक्षण का, हिमालय को आराम नहीं है। तो आपने जो कहा कि हमारा हिमालय संस्कृति और पर्यावरण मंच का कार्यक्रम जो है वो आखिरी हो ही नहीं सकता,
क्योंकि ये नाम ही ऐसा है कि इस नाम को देख के मैं तो कहती हूँ, जहाँ हिमालय की बात आती है मेरा सर जो है वो सजदे से झुक जाता है। एक ऐसा प्रहरी जो निरंतर हमारी रक्षा करता रहता है और हमसे लेता कुछ भी नहीं है। तो मैं कहना चाह रही हूँ, हरनूर जी समझ रहे होंगे, सभी साथी समझ रहे हैं कि आपका ये हिमालय संस्कृति और पर्यावरण मंच है, बहुत से लोगों को जोड़ा है। इस मंच में आकर हमें बहुत से प्रबुद्ध लोगों से मिलने का मौका मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि ये साहित्य मंच की यात्रा जो है वो निरंतर चलती रहे और हिमालय इसी तरह से हिमाचल के प्रबुद्ध जनों का प्रहरी बनके बना रहे और एक पहचान बनके बना रहे। धन्यवाद। एक स्पर्श एहसास कविता संदेह है, इस पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर देवना जी से कि वे मंच पे हैं और इस काव्य संदेह के बारे में अपने विचार दें। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी लेखकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। अनीता जी हैं, जगदीश कश्यप जी हैं, भगवतजीत जी हैं, आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आगे के लिए भी काम करने की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये किताब है बलवंत जी की, जिस पर मुझे बोलने का मौका मिला है। एक स्पर्श एहसास भर। स्पर्श बहुत ज़रूरी। आज की तारीख में सब कुछ डिजिटल हो रहा है। हम एक वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा जी रहे हैं और आपस में हम बातचीत कम करते हैं। एक घर में 4 कमरे होंगे तो 4 कमरों में अलग अलग लोग अपने फ़ोन में लगे होते हैं। कहने को हम बहुत सोशल हैं, लेकिन अगर किसी का सर दर्द भी हो रहा होगा, हमें ये एहसास नहीं होता कि चलो माथा छू के ही देख लें कि तापमान बढ़ा तो नहीं है। स्पर्श मतलब छुअन कितना ज़रूरी है व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति और पशुओं के बीच में, अन्य प्राणियों के बीच में। बिना कुछ बोले, बिना कुछ जताए, सिर्फ एक स्पर्श से हम कितना कुछ कह देते हैं, कितना कुछ जाहिर हो जाता है। और आज की तारीख में जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सो कॉल्ड तथाकथित बौद्धिक हो रहे हैं, बौद्धिक रूप से विकसित हो रहे हैं, तकनीकी एक क्षेत्र में साउंड हो रहे हैं बिटवीन इन्वर्टेड कमास, यहाँ पर स्पर्श की बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी और प्रासंगिक लगता है। बलवंत जी को मैं पहले नहीं जानती थी। हरनूर जी ने उनके बारे में बताया, उनकी पुस्तक मुझे दी, उन्होंने कहा कि आप इसको पढ़िए और इसके बारे में कुछ लिखिए तो अच्छा रहेगा इस कार्यक्रम के लिए। लेकिन मैं कहूँगी कि इससे पहले, इस कार्यक्रम के आयोजन से पहले इस किताब पर मेरी सेंट पीटर्स कॉलेज की छात्राओं ने पहले ही समीक्षा लिखी है। हमारे यहाँ एक कॉलेज लेवल का बुक रिव्यू कंपटीशन हुआ था, पुस्तक समीक्षा प्रतियोगिता, जिसमें से मेरी छात्रा ने इस किताब की समीक्षा पहले ही कर दी थी। लेकिन अभी के लिए जो मुझे ज़रूरी लगा इस किताब के बारे में, जो मैं आप लोगों के समक्ष उल्लिखित कर सकती हूँ, मैं वो करूँगी। एक स्पर्श एहसास भर, एक अमनचीय कवि की जुबानी। बलवंत नील द्वारा सुरचित एक स्पर्श एहसास भर का संकलन इस बात के लिए अद्भुत है क्योंकि साहित्य के क्षेत्र से इतर कंप्यूटर विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त करने के बावजूद बलवंत नील ने अपने कवि रूप को अपनी रचनाओं के माध्यम से उल्लेखित किया है। इसका स्वागत तहे दिल से होना चाहिए। 70 कविताओं का है संकलन, बिल्कुल उस गुलदस्ते जैसा है जिसमें विभिन्न आकारों वाले रंग बिरंगे फूल सजे हैं। हर फूल का अपना रंग, अपनी अलग खुशबू और इन फूलों को एक साथ संवारने का सफल कार्य बलवंत नील ने गहन चिंतन, आत्ममंथन तथा अपने परिवेश के हर कोने को गहराई में झांककर उनका अनुभव पाकर किया है। एक ऐसे कवि जो समकालीन भौतिक विकास, ऐशो आराम की जिंदगी की चाह रखने की जगह अमनचीय रहना चाहते हैं। वो कहते हैं, सत्ताधीशों के आगे नहीं झुकता मेरा सिर, मैं हाशिए पर पड़े आखिरी आदमी की मरती हुई उम्मीद हूँ, मैं कैसे अपनी कलम को सत्ता की वाहवाही में बेच दूँ। मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे ऐसे लेखक की रचना पर कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है जो कर्म से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं पर मर्म से एक कवि हैं। और मुझे इस बात की भी और खुशी है कि इनकी किताब पर बिना किसी पूर्व ज्ञान की
मुझे अध्ययन करने का मौका मिला। एक संविदेय पाठक क्या चाहता है कि किसी भी साहित्यिक कृति का आस्वाद लेते समय वह उस कृति के मर्म को अपने विचारों के अनुकूल पाए, और जहाँ नहीं पाता वहाँ वह अचंभित हो जाए। यही चमत्कार उस सृजनात्मक कृति की आत्मा होती है। बलवंत की कविताओं की आत्मा वस्तुतः उनके जीवन के खट्टे मीठे अनुभव ही हैं। एक ओर जहाँ वे अपनी निजी संबंधों के बारे में बताते हुए अपनी जीवन संगिनी, माँ, पिता तथा बेटी के प्रति अनुराग, स्नेह, सम्मान और श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं, तो दूसरी ओर वो पूरे समाज और देश के प्रति अपने नागरिक दायित्वों का निर्वाह अपनी लेखनी के माध्यम से करते दिखते हैं। ऐसा कोई समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक परिस्थिति नहीं जिस पर कवि ने अपने दो टुक शब्दों में टिप्पणी न की। यदि कवि अपनी पत्नी के प्रति प्रेम भाव प्रकट करते हैं तो अपने माता पिता के संघर्षपूर्ण जीवन के आगे भी नतमस्तक होते हैं। वे कहीं एक अंतर्मुखी कवि के रूप में दुविधा, आत्मसंघर्ष और अंतर्द्वंद्व से जूझते हैं, तो कहीं अपने जीवन में आई निराशा के घनघोर बादलों के बीच से आशा की सुनहरी किरण का भी आभास कराते हैं। कवि के यहाँ कविता का अर्थ ही यथार्थ है, चाहे वह मेहनतकश वर्ग के संघर्षक लोगों की जिज्ञासा हो या फिर स्मार्ट परिवेश में रहने की लालसा दिखाते खोखले विकास की लेंस, चाहे समसामयिक राजनीति के तहत खास विचारधाराओं की आंधी की बात हो या फिर जाति व्यवस्था की कुप्रथाओं का निर्वाह करने वाली बहुसंख्यक जनता के जीवन की विडंबना, चाहे तकनीकी और पर्यावरण को अनवरत रूप से क्षति पहुंचाने की कवायद हो या फिर जनता को बरगलाने का मुद्दा हो या फिर विकास के नाम पर प्रकृति और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की बात हो। आखिरकार एक सचेत और सजग रचनाकार के गुण ही ऐसे होते हैं कि वह समाज के टॉर्च बियरर के रूप में उन सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकृतियों का उल्लेख बेबाकी से करे कि समाज पर छाई धन और रुतबा रूपी मादकता बेअसर हो जाए। कवि ने इन 70 कविताओं के माध्यम से अलग अलग रूपों में कोई न कोई संदेश देना चाहा है। फिर भी पूरी किताब को पढ़ने के बाद जिन विषयों पर मेरे जहन में कविताएं बैठ गई, मैं उन पर अलग से आपके समक्ष कुछ बात रखना चाहूँगी। शुरू करना चाहूँगी मेरे प्रिय विषय से, अर्थात स्त्री विमर्श से, जिस पर बलवंत ने ज़्यादा नहीं मात्र एक कविता औरतें के माध्यम से अपनी स्त्री विषय चेतना को उजागर किया है। औरतें नहीं हैं तवा, कड़ाही और करछी, औरतें नहीं हैं शराब, शबाब और कबाब, औरतें नहीं हैं सामान जो बिकती रहेंगी, पिटती रहेंगी। हे औरतों, जैसे ही लांग जाए कोई मर्द मर्यादा, तुम विद्रोह कर देना। यहाँ कवि स्त्री को उसकी पारंपरिक छवि, एक आदर्श गृहिणी, धर्मपरायण जीवन संगिनी और सहनशीला के रूप में चित्रित करते हुए भी उसे क्रांतिकारी चेतना से लैस होने का संदेश देती है। स्त्री कोई वस्तु नहीं जो बिकाऊ हो, जो मन बहलाव का साधन हो, जिसे जब पुरुष का अहंकार दबाना चाहे दबा सके। स्त्री भी एक मनुष्य है जिसे अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। परंपरा और आधुनिकता के संघर्ष के बीच स्त्री हमेशा खुद के प्रति न्याय की पक्षधर हो, और इसके लिए यदि उसे पुरुष से विद्रोह भी करना पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। कवि ने बिल्कुल सपाट शब्दों और सरल लहजे में एक पूरी क्रांति का बिगुल बजा दिया है। शायद कविता की शक्ति ही यही है कि बिना लाउड हुए भी रचनाकार एक प्रगतिशील चेतना का आह्वान कर देता है। अपनी समस्त रचनाओं में कवि का कुछ खास सामाजिक सरोकार है, और इसी सामाजिक सरोकार में वे लगे हाथ अपने देश की राजनीतिक विद्वत्ताओं को भी रेखांकित करते चलते हैं। यदि कूटनीतिक नामक कविता में वो बेहद चुटीले ढंग से समसामयिक राजनीतिक दावपेचों की ओर संकेत करते हैं, फूल चाहते हैं बहुसंख्यक होना, क्योंकि बहुसंख्यक होने के बाद सत्ता में फूलों की पकड़ रहेगी मजबूत। तो चुनावी साल में वे नेताओं के खोखले वादों का पर्दाफाश करते हैं जो सिर्फ अपना वोट बैंक सुनिश्चित करने की एक छलपूर्ण रणनीति होती है।
देश की उन्नति, समाज की प्रगति को एक जुनून के रूप में मैग्नीफाई करके दिखाया जाता है, बाद में उसे महज एक वोट में रिड्यूस कर दिया जाता है। एक तरफ वे जिंदा स्थान की परिकल्पना करते हुए दाल में कंकड़ की बढ़ती संख्या और अल्पमत में तब्दील होती दाल का उल्लेख करते हुए अपने कवि धर्म के प्रति सजगता दिखाते हुए कहते हैं, अगर मैं नहीं सिखा पाया दाल और कंकड़ का भेद, तो मेरे होने और तर्क का कोई वजूद नहीं। इस कविता को जितनी बार पढ़िए, उतनी बार अलग अलग कोणों से उसका भावार्थ निकल कर सामने आता है। कभी कभी समकालीन सत्ताधारी राजनीतिज्ञों और मीडिया की घृणित सांडगांठ का उल्लेख करते हैं, जो कभी जनता को भ्रमित करने के लिए हथियार बंद भुर के समाचार कक्ष में अपनी बंदूकों की नोक पर वाचकों को रखकर उनके मुख्य के द्वारा किस प्रकार धड़ाधड़ वार करते हैं, इसका जीवंत उल्लेख किया गया है। हमारे समय की इन सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकृतियों के बीच कवि की गहरी संवेदना हमारे पर्यावरण के अविरल रूप से किए जा रहे विनाश के साथ है। कवि की परिकल्पना में सन 5021 की भयावह स्थिति है। 5021 की भयावह स्थिति है जब नदियाँ थक चुकी होंगी। नदियाँ थक चुकी होंगी निस्वार्थ भाव से इंसानों की बदतमीजियाँ, गंदगी और कचरा ढूंढते ढूंढते। जब अन्य विकास के नाम पर 4 लेन और पन योजनाएं तो सफल होंगी, तकनीकी और स्मार्ट होती जाएगी, पर हम बनते जाएंगे उसके गुलाम। पेड़ पत्ता विहीन हो जाएंगे और पहाड़ पेड़ विहीन। उनकी कविताएं तलाश, पत्थर और पहाड़, झील का मरना आदि इन सभी रचनाओं में कवि मानव जाति के तथाकथित भौतिक विकास और खोखली जीवन शैली के एवज में प्रकृति और पर्यावरण को अंधाधुंध लगातार पहुंचाई जा रही अपूर्णीय क्षति पर शोक जताते हुए अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हैं। समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति, आर्थिक विकास आदि को उसके सही अर्थ में परिभाषित करने वाले लेखक का यही तो दायित्व होता है। ऐसे खोखले विकास पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कवि कहते हैं, मुझे कम नहीं आते हैं सपने, गाड़ी, बड़ा घर, विलासिता मेरे सपनों में बार बार पहुंचते हैं। अम्बेडकर, गांधी और भगत सिंह के विचार इन वैचारिक आदर्शों के बहाने कवि अपने देश के असली विकास की परिकल्पना करते हैं, जो समता, भाईचारा, विवेकशीलता पर चलेगा, धार्मिक उन्माद से मुक्त, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित, जिसके सामाजिक अनुक्रम में सबसे निचले पायदान पर छूटा व्यक्ति भी हाशिए से निकलकर समाज की मुख्य धारा में अपनी अस्तित्व और अस्मिता को अधिकारपूर्वक दर्ज कर पाएगा। कहना न होगा कि मेहनतकश जनता की गरीबी और शोषण के पीछे जितना पूंजीवादी और महाजनी व्यवस्था का हाथ होता है, उतनी ही बड़ी भूमिका जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ खास समुदायों के साथ किया जाने वाला भेदभाव है, उनका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण है। मजदूर कविता में कवि ने श्रमिक वर्ग की विडंबना का बड़ा ही मानवीय चित्रण किया है, जहाँ ये मजदूर अपनी मेहनत के दम पर अपना खून पसीना एक करके हमारे लिए स्कूल, कॉलेज, पुल, फ्लाईओवर, अस्पताल बनाते हैं, हमें सारी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराते हैं, पर उन्हीं स्कूलों, उन्हीं कॉलेजों में उनके बच्चे बैठकर कभी नहीं पढ़ पाते। उन अस्पतालों में उनका और उनके परिजनों के लिए कोई जगह नहीं। इस समाज का सच ही यही है कि जिनके पास डिग्रियां होंगी वही इंजीनियर कहलाएंगे। मजदूर के हुनर का ना कोई नाम है और ना कोई वाजिब दाम। फिर भी इन सारी निराशाओं, हताशाओं, ऊब और कुंठा के बीच भी बलवंत नीम का कवि मन सकारात्मकता का अक्षर है। पाबंदियां शहर में लगा लो नामक कविता में वे कहते हैं, पाबंदियां शहर में लगा लो, अब इश्क होना है। हम नहीं तो कोई और लड़ता रहेगा रोज, गुरूर से, घमंड से, क्रोध से और नफरत से, पर फिर भी इश्क होना है। मनुष्य की मनुष्यता तब तक कायम रहेगी जब तक उनके बीच प्रेम जिंदा रहेगा। यह प्रेम
भाईचारा का रूप हो सकता है, आपसी सहयोग और सौहार्द का हो सकता है, चैन, अमन और सहिष्णुता के साथ जीने की इच्छा के रूप में हो सकता है। आखिरकार वर्तमान समय में हम सबको प्रेम की ही अत्यंत आवश्यकता है। कवि जहाँ तक हो सके प्रेम और सहिष्णुता की वकालत करते हैं, पर जहाँ सुधार या फिर समझौते के लिए कोई जगह नहीं, वे वहाँ स्पष्ट रूप से विद्रोह की बात करते हैं। कालिक कविता में वे हमारे समाज की सबसे कटु यथार्थ को बेपर्दा करते हैं। जातिगत और वर्णगत भेदभाव करने वालों पर तंज कसते हुए वे बेबाकी से कहते हैं, क्योंकि हम नहीं सह सकते तुझको अपने बराबर बैठते देख, क्योंकि वह नहीं है हमारे सभ्य समाज का अंग, ये सेवक है। कालिक अंधेरे में ही रहना चाहिए। कालिक का इस तरह चमकना हमारे लिए घातक है और समाज के लिए अभिशाप। जाति व्यवस्था पर कवि की व्यंग्य शैली की एक और बाल्टी देखिए। हाथ में बाल्टी परात लिए हुए इंतजार में कि आखिर में आएगा बोटी, अछूत दूरी से उड़ा दिया जाएगा। चाय का धाम का ये देवता का प्रसाद है। मैंने सुबह ही पढ़ा था अखबार में, छोड़ दिया भारत ने चंद्रयान 2, कुछ दिनों बाद आदमी भी होगा चांद पर। कवि इसी संदर्भ में यह प्रश्न भी छोड़ जाते हैं कि आखिरकार इंसान को ऐसी कुप्रथाएं धर्म परायण बनाती हैं या फिर धर्म पलायन के लिए विवश। इसीलिए कवि एक ही धर्म, मानव धर्म के प्रचारक के रूप में उभरकर सामने आते हैं, जिसका आधार निष्काम, निश्चल और निष्पक्ष प्रेम। प्रेम निःशब्द है, मासूम है, निश्चल है। प्यार न खोना है न पाना है। प्यार तो बस एहसास है जिसके तार दिल के बेहद पास है। प्रेम खोल देता है सालों की पुरानी बेड़ियां भी, बस लुटाता है आंखें मूंद कुदरत की तरह। अपना दिल, अपनी रूह, अपनी सांसें। अंत में यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि बलवंत नीक ने जिस साधारण, सहज और आम बोलचाल की भाषा और स्पष्ट लहजे में अपनी भावाभिव्यक्ति की है, उससे उनकी कविताओं का रस अनायास ही सूझे पाठकों के मन मस्तिष्क को सिंचित करने में सफल हुआ है। ये कविताएं सहज पठनीय हैं और उनका भाव पक्ष बेहद प्रभावशाली। बलवंत नीक को इस बड़ी उपलब्धि के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं गंगाराम राजू जी का स्वागत करता हूँ, गणेश जी का और कैलाश गौतम जी का और विजय विशाल जी का बहुत बहुत स्वागत कि आपने एक छोटे से अनुभव पर यहाँ का कार्यक्रम बनाया और आज आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूँगा आदरणीय श्री गणेश जी से, मंच में हैं। आदरणीय गणेश जी प्रख्यात कवि व आलोचक है। इनकी अब तक 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। कविता और आलोचनाएं लिखने के साथ साथ इन्होंने युवा कवियों के लिए बहुत सारा कार्य किया है, जो आप सभी को विदित है। तो आदर सहित आदरणीय गणेश जी को मंच पे आमंत्रित करते हैं। आप बलवंत नीक जी की जो पुस्तक है उस पे अपने विचार। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदय, अतिथि विशेष, सभा में उपस्थित साहित्यकार मित्रों, मुझे बलवंत नीक जी की कविताओं पर थोड़ा सा बोलना है। शायद इससे पहले भी बोल चुका हूँ, समय की तो पाबंदी रहेगी मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट करूँगा। बलवंत नीक की कविता के बहाने दरअसल मुझे कुछ अपनी बातें कहनी है। वसीम बरेलवी का एक शेर है, किताबें माजी के पन्ने उलट कर देख जरा, ना जाने कौन सा पन्ना मुड़ा हुआ निकले। किताबें माजी के पन्ने उलट के देख जरा, ना जाने कौन सा पन्ना मुड़ा हुआ निकले, उसे समझने का कोई तो सिलसिला निकले। ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के इस दौर में मैं अपने दृष्टिकोण से कहूँ तो स्थिति बहुत बदली हुई है।
पहले साहित्य लेखन, प्रकाशन और प्रसार की अपनी सीमाएं थीं। लेखक को उठाने गिराने का अधिक स्कोप था। साहित्य के दो चार मठ ही ताकतवर थे। अब हालात बदल गए हैं। इधर बहुत स्पेस है, सीमाएं टूट चुकी हैं, मठ भी ध्वस्त हो रहे हैं। यह कमाल सोशल मीडिया का है। ये तो रही इस सोशल मीडिया के उजले पक्ष की बात, परंतु दूसरा अंधेरा पक्ष भी है। साहित्य की राजनीति अभी हावी है। कुछ संपादकों ने अपनी पत्रिकाओं को अभी भी अपने अपने खास एजेंडे के तहत चला रखा है, जबकि बेहतर साहित्य के लिए उदारता चाहिए। पुरस्कारों और सम्मानों की राजनीति बहुत खराब है। प्रकाशकों के अपने अपने समीक्षक हैं, टेनोर्ची हैं, तो ये सारे कारण बहुत बार बेहतरीन दिखने वालों को नज़रअंदाज भी करते हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया के ज़माने में हाशिए वाले लोग भी जैसे तैसे सामने आ ही जाते हैं। मैंने हाल ही में किताब प्रकाशित करवाई थी, हाशिए वाली जगह, और इसमें 12 जिलों के 38 युवा कवियों को शामिल किया गया था। और इसका सारा श्रेय मैं डॉक्टर करम सिंह जी को देना चाहूँगा, क्योंकि यदि इनका प्रोत्साहन और प्रेरणा ना होती तो ये हाशिए वाली जगह किताब ना आ पाती, और इसमें हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के 38 कवियों को मुझे इस पुस्तक में संपादित करने का अवसर ना मिलता। तो इसमें अकादमी के सहयोग से ये किताब बाद में प्रकाशित हुई। इसमें कैलाश गौतम जैसे नए कवि भी प्रकाशित हुए हैं और बलवंत नीब जैसे संभावना तलाशने वाले कवि भी शामिल हुए। बलवंत नीब की 3 कविताएं मजदूर, ब्रांश और संघर्षक इस संग्रह में प्रकाशित हैं। मजदूर कविता बलवंत नीब की एक ऐसी कविता है जो शायद 10 टुकड़ों में लिखी गई है, और इसमें जो मुझे जिन हिस्सों ने प्रभावित किया, माँ जब भट्ठे पर सेंक रही थी ईंटें, बच्चा बना रहा था उस समय भरी धूप में तपती रेत के घर। एक अन्य टुकड़ा है, बहुत मुश्किल होता है मजदूर होते हुए आदमी होना। एक और टुकड़ा है, अंतिम 10वां, मजदूरों ने अपने दम पर बना रखी हैं असंख्य कृतियाँ सिर्फ रोटियों के बदले। तो बलवंत नीब जैसे कवि जिनका ये पहला कविता संग्रह है, मुझे लगता है कि इनमें बहुत संभावना है और भविष्य में ये हिंदी साहित्य जगत में अपना नाम तो कमाएंगे ही और अच्छी कविताओं से भी हमें रूबरू करवाएंगे। अगर मुझे उन दिनों जुंगड़ा कविता मिल जाती तो यही इकलौती कविता मैं प्रकाशित करता। जुंगड़ा कविता में जो बलवंत नीब ने नयापन लाया है बड़ा हैरान करता है। बहुत सारे कवियों का कभी जो हल का जुआ होता है, बैलों के गले में जुआ जो हम डालते हैं, उस पर शायद ही बात की हो या बहुत ही कम बात की गई है। अजनबी बैंड जुंगड़े की बदौलत शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद जोड़ते जोड़ते दोस्त बन जाते और जिनकी हर जोड़ीदार रहते थे। लोहे के बैल ने बैलों की जिंदगी तबाह कर दी। जब तक जोड़ा था बैलों की पूछ बंद थी। मुझे लगता है ये कविता सार्थक हो जानी चाहिए। इसके बाद वाली पंक्तियां केवल व्याख्या है। बैलों का बारा छोड़ दिया गया, गाय को कहाँ छोड़ा, इसलिए कौन से बारे। ये पंक्तियां अगर ना भी आती तो इतनी ही कविता मेरे हिसाब से मुकम्मल कविता थी। और जो कविता के वातावरण की हम बात करते हैं तो मुझे नोबेल पुरस्कार विजेता ट्रांसफॉर्मर की पंक्तियां याद आती हैं कि कविता का कोई अध्यापक हो नहीं सकता। कविता प्रतिभा का काम है। कविता के लिए हम केवल वातावरण माहौल तैयार कर सकते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में कविता का माहौल धीरे धीरे बहुत अच्छे से बन रहा है। फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी हमें वह स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। जैसे मुख्य धारा के हिंदी साहित्य में राजनीति हावी रही है, ठीक वैसी राजनीति हिमाचल के साहित्य में भी रही है। यहाँ आसानी से पत्रिकाएं भी उपलब्ध नहीं रही हैं। साहित्य पर चर्चा के लिए इलाहाबाद, बनारस, भोपाल, पटना जैसी अड्डेबाजी भी नहीं रही। इन शहरों में साहित्यिक चर्चा के लिए कॉफ़ी हाउस होते थे जो हिमाचल में कभी संभव ही नहीं हो पाया। यह भी जरूर रहा कि मुख्य धारा के साहित्य के समकक्ष हिमाचल से बहुत कम लिखा गया। दरअसल हमारे संघर्ष अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे विकराल नहीं थे। हालांकि शुरुआती दौर के कुछ कथाकार और कवि बहुत अच्छा लिख रहे थे,
सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने कुछ क्रेडिट टाइप लेखक बाहर से बेशक बुलाए, उन्हें सम्मानित भी किया, मगर यहाँ के कवियों और कहानीकारों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। हमारी पहचान नहीं बन पाई जैसे उत्तराखंड के साहित्यकारों की बनी। अब स्थिति बदल रही है। संपादकों और प्रकाशकों की हिमाचल पर भी नजर बनी हुई है। दरअसल बलवंत नीर जैसे उत्साही कवियों या हम सब के लिए ये भी जरूरी है कि साहित्यिक पत्रिकाएं व किताबें उपलब्ध होनी चाहिए, और कौन सी पत्रिकाएं और कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए इसका भी हमें ही स्वयं तय करना पड़ेगा। हिमाचल में साहित्यिक पत्रिकाओं की स्थिति उतनी खराब भी नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी है। फिर भी हमारे यहाँ से सरकारी और गैर सरकारी पत्रिकाएं निकलती हैं। सरकारी पत्रिकाओं में विपाशा, सोमसी, हिमप्रस्थ तथा गिरिराज जैसी साप्ताहिक पत्रिकाओं ने वर्षों से साहित्य की दुनिया में कवियों और लेखकों को प्रकाशित किया है। निजी तौर पर प्रयास हुए हैं, जिसमें सेतु, हिमतरु, शिखर, रचना, चंद्रताल, पर्वतराग, हिमाचल मित्र, इरावती, सृजन सरोकार आदि कुछ की पत्रिकाएं हैं जिनके नाम हिमाचल के साहित्यिक परिदृश्य में लिए जा सकते हैं। हिमाचल के जाने माने संपादक डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता वर्षों से एक प्रतिष्ठित पत्रिका सेतु निकाल रहे हैं। अब तक 2 दर्जन अंक आ चुके हैं। यह एक संपादक का कठिन परिश्रम है। अभी हाल ही में सेतु का 22वां अंक हिंदी के ख्याति प्राप्त कथाकार उपन्यासकार हरनोट जी पर केंद्रित रहा है। यह अंक इतना चर्चित और मांग में रहा कि इसकी दोबारा प्रतियां प्रकाशित करनी पड़ी। यह एक उपलब्धि जैसा है। इन दिनों प्रिय कथाकार हरनोट जी कविताएं लिख रहे हैं, खूब लिख रहे हैं और कमाल की लिख रहे हैं। लिख ही नहीं रहे, बागर, पाखी और परिकथा में प्रकाशित भी हो चुके हैं। एक कवि के तौर पर हरनोट जी अब कवि कथाकार हरनोट जी कहलाएंगे। आपका कविता की दुनिया में स्वागत है। मुझे यह जानकारी है कि एक बड़े प्रकाशक के बैनर तले आपका पहला कविता संग्रह इस पुस्तक मेले में आएगा। इसके लिए हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आज एक ऐसे कार्यक्रम में बलवंत नीर की पहली किताब का लोकार्पण हो रहा है जहां हिंदी साहित्य की चर्चित हस्तियां मौजूद हैं। ये सौभाग्य की बात है। हम सबको तलाश रहती है जीवन में एक ऐसे साथी की जो मार्गदर्शक हो, जो सही हो और गलत को गलत कहे और सही को सही कहे और इसका साहस रखता हो। ये तलाश सदा बनी रहनी चाहिए। इसी किताब में एक दिन तुम निकलोगे तलाश में, ढूंढोगे हवा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी, जो होनी चाहिए शुद्ध, पर तुम्हारी तलाश खत्म नहीं होगी, ना ही मिलेगी हवा तुमसे, वो मर चुकी होगी कुछ वर्ष पहले। एक दिन तुम निकलोगे तलाश में, ढूंढोगे पानी, रास्तों में तुम्हें मिलेंगे सूखे कुएं और बावड़े। तुम 2 बूंद के लिए उतरोगे नदियों में भी, पर वो भी तब्दील हो चुकी होंगी रेत और पत्थरों में। बस तुम्हें मिलेंगे सूखे झरने और नदी नालों के निशान। एक दिन तुम निकलोगे तलाश में, ढूंढोगे छांव, पर देखोगे कंक्रीट के जंगल ही जंगल पूरे के पूरे शहर में। तुम ढूंढ नहीं पाओगे एक भी पेड़। साहित्य की दुनिया में लिखे रहने से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने समकालीनों पर बात करें। सभी प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी एक प्रयास किया था, एक इसी साल हिमतरु का एक अंक निकाला था जिसमें देश भर के 75 कवियों को शामिल किया था, और उसमें बहुत सारे हिमाचल के कवि मित्र भी थे। और बहुत सारी जो बात उठती थी कि कविता पर संकट है, उस पत्रिका के आवरण पर ही मैंने लिखा था कि कविता पर कोई संकट नहीं है। अगर कविता पर संकट होता तो हरनोट जी जैसे स्थापित प्रतिष्ठित कहानीकार कविता ना लिखते। मैं कहता हूँ कि कविता के पाठक बढ़े हैं, पढ़ने का माध्यम बदल गया है। कविताओं की पुस्तकें यदि कम दिख रही हैं तो पाठक सॉफ्ट कॉपी पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कविता के पाठकों की कमी उन्हें सता रही है जो स्वयं कविता पर संकट है। घटती पाठकता नहीं बल्कि तैयार पाठकों की कमी है। दरअसल कविता हर पाठक के लिए नहीं होती। कुछ कविताओं को समझने के लिए पाठकीय तैयारी भी बहुत ज़रूरी है।
युवा पाठक अच्छी कविताएं चाहता है जिसमें नयापन हो, भाषा में ताजगी हो, शिल्प और शैली में नवीनता हो। घिसी-पिटी कविताओं को पाठक नकार देते हैं। ये सही भी है, इसमें कौन सा संकट है। अब चाहे भाषा विभाग हो या चाहे राज्य अकादमी हो, ये तभी चल सकते हैं जब अधिकारी और कर्मचारी साहित्यिक रुचि के होंगे। किसी भी प्रदेश की अकादमी की बड़ी भूमिका रहती है वहाँ के लेखक वर्ग के उत्थान में। यह कार्य प्रकाशन में सहयोग से लेकर पुरस्कार तक होता है। यह निस्वार्थ और पारदर्शी होना चाहिए। वर्तमान में विभाग और अकादमी के सचिव दोनों ही साहित्यिक रुचि के हैं। अकादमी ने इतनी गतिविधियां पहले कभी नहीं हुई है। भाषा विभाग में कुछ आवश्यक परिवर्तन भी होंगे, ऐसे मेरा अंदाजा है। लेकिन दुखद यह है कि कुछ स्वार्थी लोग अधिकारियों को पथभ्रष्ट करने से नहीं चूकते। यह नहीं होना चाहिए। डॉक्टर करम सिंह जी ने अकादमी में सचिव रहते जो कार्य किए हैं वे सराहनीय हैं। इन्होंने सबको अवसर दिया, कभी भेदभाव नहीं किया। अपने को संकट में डालकर भी करम सिंह जी ने साहित्य को समर्पित रहे और हमें हमेशा दूसरों के लिए काम करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जो लेखक अपने समकालीनों पर नहीं दिखता या बात नहीं करता या जानबूझकर उन्हें इग्नोर करना चाहता है, उसका भविष्य में हाशिए पर जाना तय है। इसका इतिहास हुआ है। जिन लेखकों ने अपने समकालीनों पर कभी बात नहीं की, उनका जिक्र नहीं किया, चर्चा नहीं की, वो स्वयं एक समय पर इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। सोशल मीडिया के दोनों पक्ष हैं। अच्छा पक्ष इसलिए कि साहित्य पढ़ना लिखना खरीदना आसान हो गया। कविताएं, कहानियां और साहित्य पर विचार अब सुने भी जा सकते हैं आसानी से। ऑनलाइन गोष्ठियां इस समय की उपलब्धियां हैं। खराब पक्ष यह है कि बहुत सी खराब साहित्य भी है। साहित्य की चोरी भी हो रही है, लुगदी साहित्य की भरमार है। अब चुनाव पाठकों को करना है। पाठ की तैयारी की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ये बात बलवंत नीब अच्छे से समझते होंगे कि नीब स्वयं सुरेश सेन निशांत के साथ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि निशांत भाई कितने गंभीर पाठक और कवि थे। वे हमेशा पढ़ने पर जोर देते थे। नीब की कविता निशांत पर समर्पित है और हो भी क्यों ना, हम सभी को अपने समय के कवियों के साथ रहना चाहिए। अपने समय के जो कथाकार, कहानीकार हैं, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए। उनके अनुभव सुनने चाहिए, उन पर गौर करना चाहिए। सुरेश सेन निशांत की बैठे रहते हो घंटों घंटों चुप, खोए रहते हो पहाड़ों, पेड़ों, नदियों, औरतों, बच्चों में, और सभी से चुरा लाते हो उनकी परेशानियां और खुशियां। बुन देते हो कितना भी बुन देते हो कविता में इतनी सरलता से, जैसे वे सब के सब दुख ही सुना रहे हों अपनी कथा कहानी। तो बलवंत नीब का पहला कविता संग्रह होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि बलवंत ने बहुत मेहनत की है। और नीब की एक और कविता, नीब हमेशा मुझे लगता है कि हिमाचल के साहित्यकारों के बीच में निशांत जी से बहुत प्रभावित रहे हैं। और उनकी एक और कविता है जो मैं ज़रूर यहाँ उसका जिक्र करना चाहूँगा, प्रेरित। बहुत अच्छी कविता है जिसमें नयापन है। आदिम कवि की कविता प्रेरित थी। आदिम कवि की आदिम कविता प्रेरित थी। आदिम चिड़िया के चहकने से ठीक वहीं से शुरू हुआ प्रेरित होने का सिलसिला। मैं चाहता हूँ मेरी कविता भी प्रेरित हो। तुम्हारे चहकने पे, तुम्हारे स्वर से मिठास आए कविता के अलंकारों में, उसके लिए तुम्हें भी चहकते रहना है चिड़िया की भांति। गहमा गहमी और तनाव भरे माहौल में भी झूमते रहना लयबद्ध संगीत की तरह, ताकि फूट सके नई कोमल की तरह मेरी कविता में भी कुछ शब्द। आज के युवा साहित्य के लिए बहुत गंभीर हैं, मगर उनकी संख्या बहुत कम है। अधिकतर तो टाइम पास कर रहे हैं। जो ये साहित्य गोष्ठियाँ होती हैं इनका अपना महत्व तो है, मगर ये एक तरफा होती हैं। इनमें संवाद की गुंजाइश कम रहती है। बस मंच पर कविता पाठ किया और चलते बने। अंत में तो 2-4 लोग ही बच जाते हैं, बाकी सब धीरे धीरे सीख लेते हैं। पहले का समय कुछ और था। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि कॉफ़ी हाउस या चाय की गुमटियों में लेखक मिलते थे, अड्डेबाजी होती थी,
रचनाओं पर बहस होती थी, विश्लेषण होता था। ऐसे संवाद की फिर आवश्यकता है। फिर भी जो साहित्यिक कार्यक्रम है उनका अपना महत्व है, उसे हम नकार नहीं सकते। एक कवि के लिए यात्राएं भी बहुत आवश्यक है। कुछ युवक केवल अभ्यास कर करके लिख रहे हैं, जबकि साहित्य लेखन प्रतिभा का विषय है। रसूल हमजा तोब ने मेरा दागिस्तान किताब में काव्य प्रतिभा और सुनहरे बच्चे का जिक्र किया है। आप में से बहुत लोगों ने सुना हो, पढ़ा हो। एक कवि रोज नदी किनारे जाता था और एक दिन से एक सुनहरी मछली वहां नदी में मिली। कवि ने उसे पकड़ लिया। सुनहरी मछली ने कहा, मुझे जाने दो, मेरा जीवन पानी में है, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वरदान दूंगी, पर मुझे छोड़ दीजिए। कवि ने वरदान मांगे। कवि ने कहा, मेरी पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिए, मुझे पुरस्कार मिलने चाहिए, मेरा बड़ा घर है, मेरे सरकारी विभागों में नौकरी है। मछली ने कहा, घर जाओ, सब मिल जाएगा। और जब घर गए, सब चीज़ें वैसे की वैसे बनी हुई थी। पुरस्कार मिल गई, किताबें प्रकाशित हो गई, नौकरी मिल गई। एक दिन पत्नी ने पूछा कि ये हुआ कैसे सब? तो कवि ने कहा, मैं रोज नदी किनारे जाता था, वहाँ एक सुनहरी मछली मिली और उससे मैंने सारा वरदान मांगा। और देखिए, पत्नी ने कहा, काश तुमने उस सुनहरी मछली से अपने लिए थोड़ी सी काव्य प्रतिभा भी मांग ली होती। तो स्थिति ये है। कवि होने के नाते कहता हूँ, कविता जीवन का सार है। जब चार ओर नफरत के बीज बोए जा रहे हों, ऐसे वक्त कविता प्रेम की अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर माध्यम है। कविता हमें जीने की उम्मीद से भर देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कविता हमें बेहतरीन मनुष्य बनाती है, संवेदनशील होना सिखाती है और उदार बनाती है। कविता साहित्य की सबसे उत्कृष्ट विधा है। हम थोड़े से शब्दों में बड़ी बात कह सकते हैं। ये कविता की ताकत है कि समाज में बदलाव लाती है। ये सत्ता के सिंहासन को हिला सकती है। कवि का मूल उद्देश्य सामाजिक विषयों पर विमर्श खड़ा करना है। तभी कविता के पाठक कभी कम नहीं होंगे। कुछ कविताएं तैयार पाठकों के लिए होती हैं। कविता की दुनिया में अलग अलग पाठक वर्ग हैं। कविता समझने के लिए पाठ की तैयारी बहुत अहम है। हिंदी साहित्य के कवि और आलोचक निरंजन सूत्रे जी कहते हैं एक जगह, हमारी परंपरा में काव्य के आस्वादन के संदर्भ में संस्कृत में कितनी अद्भुत सूक्ति कही गई है। अरसिकेशु काव्ये निवेदनम मालिक मालिक मालिक। वरदान मांगा जा रहा है कि हे प्रभु, मेरी किस्मत में तू चाहे कुछ भी लिख देना, लेकिन किसी अरसिक के समक्ष काव्य निवेदन की सजा मत दे। यह हमारा संस्कृति है, यह हमारा साहित्य का इतिहास है। एक कवि को उन बातों को नहीं लिखना चाहिए जो पहले लिखी जा चुकी हैं और बहुत बेहतरीन लिखी जा चुकी हैं। कोई नया विषय हो या विषय पुराना भी हो तो भी ट्रीटमेंट नया होना चाहिए। नया शिल्प, नई शैली और भाषा की भी नवीनता हो, तभी पाठकों को आनंद आएगा और हिंदी साहित्य में उस लिखे हुए का कुछ लाभ भी होगा। यह भी बेहद आवश्यक है कि हम अच्छा लिखकर अहंकार ना करें और ना ही अपनी कविता से मोह रखें। ऑक्टेविया पाज ने कितना खूबसूरत कहा है, कविता उस कवि का अवसान चाहती है जिसने उसे लिखा, और उस कवि का जन्म चाहती है जिसने उसे पढ़ा। मेरे लिए मूल मंत्र है। मैं इसे समझता हूँ कि हम सब लेखकों कवियों को इस बात के ऊपर खूब गौर और मंथन करना चाहिए। साहित्य अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख तो करता ही है, बल्कि अपने समय से बहुत आगे की बात भी करता है। एक आदर्श समाज की कल्पना करते हुए कवि हमेशा बेचैन रहता है। कवि सत्ता की समाज विरोधी नीतियों का विरोध करता है और सवाल पूछता है। वह कोई हल नहीं बताता, बल्कि ये सवाल पाठक को आंदोलित करते हैं और वही सवालों का हल खोजता है। एक कवि की कविता में लोक धर्मिता, पक्षधरता, विरोध के स्वर होने चाहिए। मुझे लगता है कि जब मैं कोई कविता लिखूं तो ये पाठक को अपनी से लगनी चाहिए। मेरी कविता पाठक को चौंकाए और उसकी पीड़ा कविता में हो। सत्ता का चरित्र ही ऐसा होता है कि आम आदमी का शोषण होता ही रहता है।
कई बार सत्ता साहित्यकारों से सबक लेकर उन मुद्दों पर काम करती है और कई बार टकराव की स्थिति पैदा होती है। जनता के पक्ष में खड़े रहने वाले चाहे पत्रकार हों या साहित्यकार हों, उन्हें अपने बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। कितने जेल गए, कितने मारे गए, ये हर दौर की कहानी है। मुक्तिबोध ने कहा है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक कवि को अपने समय पर अंधेरे के खिलाफ खड़े होना ही चाहिए। ब्रेख्त ने बहुत खूबसूरत कहा है, वे ये नहीं पूछेंगे कि वह अंधकार का समय था, वे ये पूछेंगे कि उस समय के कवि चुप क्यों थे। मैं अपनी इसी बात के साथ बलबन नूर को उनके काव्य संग्रह के स्पर्श एहसास घर के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। मंच पर आसीन सभी पदाधिकारियों को मेरा अभिनंदन और जितने भी बुद्धिजीवी लोग यहाँ प्रस्तुत हैं उनको आभार व्यक्त करते हुए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। कविता असल में मैं बहुत कम कविताएं लिखता हूँ, पर जितनी भी लिखता हूँ सीधी सीधी लिखता हूँ। जो मेरे मन में विचार आते हैं मैं उनको बिल्कुल सीधे शब्दों में लिखता हूँ और पाठक उसको किस तरह से लेते हैं ये पाठक के मन में जो विचार आए मैंने उनको लिखा। अलग अलग विषयों पे मैंने अलग अलग तरीके से लिखा है और ये आज थोड़ी मुझे ज़्यादा खुशी है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये पहला अनुभव है। जैसे पहला प्यार होता है तो आदमी बहुत ज़्यादा रोमांचित होता है, उसी तरह पहली पुस्तक आने पर मैं भी थोड़ा रोमांचित महसूस कर रहा हूँ और अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बस इतना ही।